गति के नियम कल जो अपन ने पढ़े थे, 4 मूल बल, उसमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, ज्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है, मतलब बस थोड़ा थोड़ा बहुत याद रखो, हल्का फुल्का उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है बस। गति के नियम जो है उसमें अपन 3 नियम पढ़ेंगे। 3 नियम तुम जानते हो, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। चलो जी, सबसे पहला नियम अपना कौन सा आता है गति के नियमों में? सबसे पहला नियम आता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व को कहते हैं अपन इनर्शिया, जड़त्व को कहते हैं इनर्शिया। चलो जी, सबसे पहले तुम बताओ मुझे कि जड़त्व क्या होता है। सीधा सीधा अगर कहें तो जड़त्व एक प्रतिरोध है। सीधा सीधा अगर अपन कहें तो जड़त्व एक प्रकार का प्रतिरोध है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देना चाहता। जड़त्व एक प्रकार का प्रतिरोध है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होने देना चाहता। लिख लेना अपने शब्दों में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जड़त्व एक प्रकार का प्रतिरोध है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देना चाहता। ठीक है, तो जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम ये है कि जैसे मान लो कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति करते रहती है या गति करना मतलब करते रहना चाहती है, और कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, लिख लेना इस बात को। यदि कोई वस्तु गतिशील है, या ऐसा लिख लो, ज्यादा आसान भाषा में लिखो थोड़ा, किसी वस्तु की गति की अवस्था तब तक परिवर्तित नहीं होगी, लिखो कम शब्दों में, किसी वस्तु की गति की अवस्था तब तक परिवर्तित, तुम्हारे माइक बंद करके रखो, तब तक परिवर्तित नहीं होगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गति करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, रुकी हुई रहेगी, रुकी हुई रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। लिख लेना इस बात को। ठीक है, दूसरा नियम। अब ये कोई नहीं पूछेगा तुमसे, तुम बोर्ड तो देना नहीं है, तो ये नियम कोई नहीं लिखवाएगा तुमसे, बस तुम्हें पता होना चाहिए जड़त्व क्या होता है और उसका नियम क्या होता है। दूसरा होता है अपना संवेग का नियम। संवेग का नियम, ठीक है, कुछ भी बोल दो, और भी कई लोग उसको और भी नाम दे सकते हैं। अपन संवेग का नियम इसको बोल, जड़त्व का नियम लॉ ऑफ मोमेंटम है ना, संवेग का नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए, ध्यान देना, कुल बाह्य बल, कुल बाह्य बल, कुल बाह्य बल, ध्यान देना, कुल बाह्य बल लिख रहा हूं मैं, कुल बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर कुल बाह्य बल, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर कुल बाह्य बल के बराबर
होती है। कहना मतलब है कि F बराबर, F यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, कुल बाह्य बल, dp/dt। ठीक है, संवेग क्या होता है, mv होता है, तो d mv/dt, m को बाहर ले लो, dv/dt, और dv/dt तो पढ़ाई है अपन ने पिछले चैप्टर में। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण, यानी कि ma। ठीक है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, a क्या है, वस्तु का त्वरण, और F क्या है, ध्यान देना, कुल बाह्य बल, सभी जितने भी बाह्य बल लग रहे हैं सबका योग, कुल बाह्य बल। ये बाह्य बल में थोड़ा गड़बड़ होगी, यहाँ सही कर लेना इसको, कुल बाह्य बल। तीसरा नियम लिखो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, देखो ये नियम ये कहता है कि अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, मान लो कि कोई एक वस्तु है, मान लो कि बॉडी 1 है, इस बॉडी 1 ने मान लो बॉडी 2 पे फोर्स लगाया, मान लो कि बॉडी 1 ने बॉडी 2 पे फोर्स लगाया, मान लो कि इसने इस पे फोर्स लगाया F12। ठीक है, 1-2 का मतलब है 1 पर 2 के कारण। यदि 1 2 पर फोर्स लगाती है, जैसे 2 1 पे फोर्स लगाया F21 F12, ये F12 का मतलब है 1 पर 2 के कारण, 1 पर 2 के कारण। तो ये बात पक्की है कि बॉडी 1 भी 2 पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, F21 है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने ही परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगी, है ना। लिखो इस बात को, यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने ही परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगी। मैं लिख भी देता हूं, यदि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने ही परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रत्येक क्रिया के बराबर, यहां पे क्रिया से मतलब बल है, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया से मतलब ये F12 और F21 है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि F12 का परिमाण F21 के परिमाण के बराबर होगा। F12 और
F21 का परिमाण बराबर होगा, परिमाण में बराबर होता है परंतु दिशा इनकी विपरीत होती है, यानी कि F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। ठीक है, नियम अच्छे से समझ लेना। नियम यह है कि अगर पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर बल लगाया, किसी भी प्रकार का बल हो, वो बल किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे वो विद्युत चुंबकीय प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का वो बल हो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो, घर्षण बल हो, किसी भी प्रकार का बल हो, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी। यही नियम है। इन तीनों नियमों में किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। F12 का मतलब है एक पर दो के कारण। आ जाएगी, आवाज कट रही है तो। F12 का मतलब है एक पर दो के कारण। ठीक है, सापेक्ष नहीं है ये, ऐसा मत समझना एक का दो के सापेक्ष। बल सापेक्ष नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। यहां सापेक्ष नहीं होता बल। हेडिंग डालो। मतलब यहां से मुख्य शुरुआत होती है चैप्टर की, जो मतलब अपने न्यूमेरिकल में काम आएगा, वो यहां से होता है शुरुआत। अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ओके, देखो जैसे अभी वो दीवार पे धक्का देने वाली बात कही गई थी, किसी ने कहा था दीवार पर अगर धक्का दें तो क्या होगा। देखो, जब भी दो सतह एक दूसरे को दबाने का प्रयास करती है, दबाना है, पुश करना है, पुशिंग नेचर का होता है। इसकी नेचर कैसी होती है, पुश टाइप का होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैसा होता है, पुश टाइप का। ध्यान रखना हमेशा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कभी भी खींचता नहीं है, हमेशा धक्का देने की कोशिश करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, हमेशा धक्का देने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो कि एक दीवार है, एक दीवार पे ये आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये आदमी खड़ा हुआ है और ये आदमी इस दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये आदमी इस दीवार को धक्का दे रहा है, तो इसके जो हाथ हैं, ये हाथ इस दीवार के संपर्क में है। तो जब भी दो संपर्क सतह एक दूसरे को दबाने का प्रयास करेगी, जब भी दो संपर्क सतह एक दूसरे को दाबने थोड़ी होगा, दबाने होगा ना, दबाने यानी कि इंग्लिश में भी लिख लो ना, पुश या फिर धक्का। दबाने, पुश या धक्का का प्रयास करेगी तो संपर्क सतह के मध्य, संपर्क सतहों के मध्य संपर्क सतह के लंबवत लगने वाला बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसको अंग्रेजी में एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन, नॉर्मल फोर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब नाम से समझ में आ रहा है, अभिलंब सतह के लंबवत, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन होता है या कहलाता है। ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि यह संपर्क सतह के लंबवत घटक है। यह मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, संपर्क, रुको एक मिनट और अच्छे से लिखना है, यह कुल संपर्क बल का
क्योंकि कुल संपर्क बल में घर्षण भी आता है, क्योंकि घर्षण जो होता है वो भी संपर्क के कारण होता है, पर वो सतह के समांतर होता है, ये सतह के लंबवत है। तो यह कुल संपर्क बल का सतह के लंबवत घटक होता है। ये आगे घर्षण में समझ में आएगी ये वाली बात कि लंबवत क्यों है, मतलब ये घटक को लंबवत कैसे, मतलब क्या बोल रहे हैं, घर्षण में समझ जाओगे। इतना लिखो। धरातल पे मान लो कोई डब्बा मैंने रख दिया, अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं को देखो। धरातल पे वस्तुएं पड़ी है, जैसे टेबल पड़ी हुई है, चेयर पड़ी हुई होगी, हो सकता है स्टूल वगैरह पड़ा हो, पलंग पड़ा हुआ हो, टेबल पे गिलास पड़ा हुआ हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो लैपटॉप पड़ा हुआ होगा, है ना। अब उस ब्लॉक को देखो ध्यान से, अगर ये धरातल नहीं होता तो इस ब्लॉक का क्या होता, नीचे गिर जाता। इस ब्लॉक ने इस धरातल पर किस दिशा में बल लगा रखा है, ये ब्लॉक इस धरातल को नीचे की तरफ दबाना चाह रहा है। नॉर्मल फोर्स यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा दबाने का प्रयास करेगा। कभी भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल को ऐसे मत बना देना खींच के, खींचता नहीं है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा दबाता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक इस धरातल को नीचे दबा रहा है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार धरातल ब्लॉक को ऊपर की तरफ दबाने का प्रयास कर रहा है, रोक रखा है ना। ब्लॉक क्यों रुका हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई नीचे से है जो उसको रोक रहा है, नहीं तो ब्लॉक चल जाता अंदर नीचे जमीन में। जैसे मान लो इस ब्लॉक को हवा में छोड़ दूंगा मैं, तो क्या होगा, गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको नीचे से रोकने वाला कोई नहीं है, ये धरातल पे पड़ा हुआ है, इसलिए उसको नीचे से रोकने वाला कोई है। कौन है, वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो धरातल ब्लॉक पर लगा रहा है, और ब्लॉक धरातल पर लगा रहा है। बल हमेशा जोड़े में होते हैं। देखो इसका जोड़ीदार ये रहा, इस एन का जोड़ीदार ये वाला एन है। क्रिया प्रतिक्रिया बल कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़ी में होता है। ये इसका जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार ये रहा, मेड फॉर ईच अदर्स। ये दोनों, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, अकेला कभी भी नहीं होता। दोनों होंगे, होंगे तो दोनों होंगे, एक दूसरे पर होंगे। इसने इस पे लगाया तो ये इस पे लगाएगा, बस यही प्रकृति का नियम है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। मान लो कि एक आदमी है, एक आदमी है, ये आदमी, ठीक, ये एक आदमी है, और ये आदमी किसी दीवार को धक्का दे रहा है, ये ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है। अगर ये आदमी इस ऊर्ध्वाधर दीवार को धक्का देगा तो दीवार पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। अब अगर आदमी ने दीवार पे धक्का दिया, किस दिशा में, इस खींचेगा, ये ऐसे मत बनाना कभी भी एन, खींचता हुआ कभी मत बनाना, हमेशा धक्का देते हुए बनाना। तो इसका जोड़ीदार कहां पे, आदमी ने दीवार पे धक्का दिया तो दीवार किसको धक्का देगी, आदमी को। इसका जोड़ीदार यहां पे होगा एन, ठीक है, इस तरह से। ये आदमी, फील करके देखो, दीवार को, अपने आसपास दीवार को धक्का दो, तुम अपने हाथ पे बल महसूस करोगे। जितना ज्यादा दीवार को धक्का दोगे उतना ज्यादा तुम अपने हाथ पर बल महसूस करोगे। करके देखो, फिजिक्स अपने आसपास ही है। इसमें एक पॉइंट और लिख लो अभिलंब प्रतिक्रिया बल में, यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। मतलब इस सेकंड नंबर पे जो लिखा था ना अपन ने, वो वाला है, यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। ये पॉइंट और लिख लो। ये है ऑल अबाउट नॉर्मल फोर्स।
तनाव बल, यहाँ पे अपन रस्सी का तनाव पढ़ेंगे, है ना। रस्सी के कारण जो तनाव बल लगता है, किसी वस्तु को रस्सी से बांध के अगर खींचा जाए, जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक था, m द्रव्यमान का ब्लॉक, इसको रस्सी से बांधकर, यहाँ पे रस्सी बांधी और खींचने का प्रयास किया गया F लगाकर, ठीक है। तो ये पुल टाइप का फोर्स हो गया, रस्सी बांध के इसको खींच रहे हैं किसी प्रकार से, तो ये पुल टाइप का हो गया, है ना। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक रस्सी से बांध के इसको खींचा अपन ने, तो ये पुलिंग नेचर का हो गया। जैसे मान लो किसी वस्तु को लटका दो, धागे से बांध के लटका दिया, ठीक है, ये लटका हुआ है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसको कोई ना कोई ऊपर की तरफ खींचे हुए है। कौन है वो? तनाव बल, ठीक है। तो तनाव बल हमेशा खींचने का प्रयास करता है, जिस तरह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा धक्का देगा, उस तरह से तनाव। क्या तुम रस्सी से किसी को धक्का दे सकते हो? सोच के देखो, रस्सी बांध के धक्का दिया जा सकता है? रस्सी से धक्का देना है, हाथ नहीं लगाना, रस्सी बांध दी और धक्का दे रहे हैं, नहीं हो सकता। दीवार को रस्सी बांध के धक्का नहीं दे सकते, रस्सी बांध के खींच सकते हो किसी दीवार को, वो बात अलग है कि तुमसे खींचेगी नहीं। जैसे मान लो बैलगाड़ी है या ट्रॉली है, कुछ भी है ना, उसको रस्सी से बांधना है, रस्सी से बांध के खींच रहे, खींच जाएगी, पर रस्सी से बांध के धक्का दो, धक्का, रॉड नहीं होनी चाहिए, सॉलिड रॉड नहीं है, रस्सी है, रस्सी मतलब रस्सी, धागा, ठीक है। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने इसको रस्सी बांध दी इस तरह से, अब इस रस्सी को पकड़ के मैं धक्का दे रहा हूं, तो क्या ब्लॉक को धक्का मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा, ये रस्सी सिमट जाएगी, ब्लॉक को धक्का नहीं मिलेगा। पर इसी रस्सी को अगर मैं खींचूंगा, इसी रस्सी को अगर मैं खींचूंगा, ठीक है, तो ये रस्सी इसको खींच लेगी, थोड़ी सी सीधी होगी, उसमें तनाव तन जाएगी, वो तनाव आएगा और ये रस्सी इसको ब्लॉक को खींच लेगी। यानी कि रस्सी जो तनाव बल होता है, एक मिनट रुक जा, जो तनाव बल होता है वो खींचने का प्रयास करता है। तनाव बल क्या करता है? खींचने का प्रयास करता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो पहले, मैं डाउट पूछने का वक्त दूंगा तब पूछना, पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला कि यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है, लिख लेना, यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है, ईएमएफ है। दूसरा इसमें लिखना कि जब भी किसी वस्तु को रस्सी से बांधकर खींचा जाए तो जो बल उत्पन्न होता है उसे तनाव बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को रस्सी, स्ट्रिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, रस्सी से बांधकर खींचा जाए तो इस प्रकार का बल तनाव बल होता है। बेसिकली रस्सी तन जाती है, टाइट होगी रस्सी तो उसमें तनाव आ जाता है, उसके कारण ही वो खींच पाती है। अगर रस्सी ढीली होगी तो तनाव उसमें आएगा नहीं, रस्सी अगर ढीली डाली है तनाव नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा तो बल नहीं लगेगा। रस्सी टाइट होनी जरूरी है तभी वो खींच पाएगी, ठीक है। और आदर्श रस्सी क्या होती है ये भी लिख लो यहाँ पे। आदर्श रस्सी, आदर्श रस्सी होती है आदर्श पूरा रस्सी, आदर्श रस्सी होती है द्रव्यमानहीन घर्षणहीन और अप्रत्यास्थ, ठीक है, अप्रत्यास्थ लिखा हुआ है, ये थोड़ी जगह कम है। द्रव्यमानहीन, घर्षणहीन तथा अप्रत्यास्थ, इनइलास्टिक। अप्रत्यास्थ का मतलब उसकी लंबाई में ऐसा नहीं रबड़ की तरह खींच दिया, ऐसी नहीं होनी चाहिए रस्सी, अप्रत्यास्थ होनी चाहिए, प्रत्यास्थता नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर ऐसा है तो वो रस्सी आदर्श है, ठीक है। और आदर्श रस्सी में तनाव एक जैसा होता है। अगर रस्सी आदर्श है तो पूरी रस्सी में तनाव एक समान होता है, एक जैसा तनाव होता है पूरे में। जैसे मान लो ये रस्सी आदर्श है तो यहां से यहां तक पूरी रस्सी में एक जैसा तनाव होगा, तना हुआ, तनाव से मतलब समझ रहे हो ना तुम, खींच के तान रखा है किसी को,
तो लिख लेना है यहाँ पे एक पॉइंट और कि यदि रस्सी आदर्श है, आदर्श रस्सी का आदर्श रस्सी में तनाव एक समान होता है, जितना भी हो एक समान होता है,